जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आप सबका एसएनडी क्लास में स्वागत करता हूं। आइए आज मॉडल पेपर बिजनेस स्टडी का शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले के दो वीडियो में हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तक का सफर तय किया था। अब आइए हम देखते हैं लॉन्ग पे शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है 21 से 26 कुल 6 क्वेश्चन बिजनेस में आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन 21 नंबर लिखते हैं। इसमें नियोजन के क्रमिक चरण के नाम बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन है नियोजन प्रक्रिया के नियोजन प्रक्रिया के क्रमिक चरणों के नाम बताइए। क्रमिक चरणों के नाम बताइए। नियोजन प्लानिंग करने से पहले किस किस प्रोसेस को हम कैसे कैसे अपनाते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले आंसर लिखेगा नियोजन प्रक्रिया के क्रमिक चरण। नियोजन प्रक्रिया के क्रमिक चरण। नियोजन प्रक्रिया प्रत्येक व्यवसाय के आकार पर निर्भर करती है। नियोजन प्रक्रिया प्रत्येक व्यवसाय के आधार पर निर्भर करती है। लेकिन एक व्यवसाय में विभिन्न योजनाएं होती हैं। एक व्यवसाय में विभिन्न योजनाएं होती हैं। विभिन्न योजनाएं होती हैं। जैसे अल्पकालीन योजना और दीर्घकालीन योजना। अल्पकालीन योजना एवं दीर्घकालीन योजना। मतलब किसी भी व्यवसाय में योजना प्लानिंग उसके आकार के आधार पर निर्भर करता है। लेकिन हर व्यवसाय में योजनाओं को दो भागों में ही समथिंग बांटते हैं। पहला अल्पकाल मतलब जो कम समय के लिए हो योजना बनाई गई हो, और दूसरा दीर्घकाल जो लंबे समय के लिए योजना बनाई गई हो। ठीक ना। इन योजनाओं के लिए रूपरेखा तैयार करना कठिन होता है। रूपरेखा तैयार करना कठिन होता है। व्यवहारिक आधार पर नियोजन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण को सम्मिलित किया जाता है। मतलब जो योजनाएं हैं
उनकी रूपरेखा किस आधार पर लेके चलें कि हमारे व्यवसाय में योजना सफल हो, इसका कोई निर्धारण सही तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन व्यवहारिक रूप में कुछ तरीके बताए गए हैं, कुछ क्रम बताए गए हैं। व्यवहारिक आधार पर व्यवहारिक आधार पर नियोजन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण को सम्मिलित किया जाता है। नियोजन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को शामिल किया जाता है। वो कौन कौन से चरण है? पहला है उद्देश्य का निर्धारण करना। उद्देश्य का निर्धारण करना। दूसरा है प्रत्येक विकल्प के लिए परिषद विकसित करना। प्रत्येक विकल्प के लिए परिसर विकसित करना। तीसरा है वैकल्पिक विधियों का पता लगाना। वैकल्पिक विधियों का पता लगाना। चौथा है वैकल्पिक कार्य विधियों का मूल्यांकन करना। वैकल्पिक कार्य विधियों का मूल्यांकन करना। पांचवा है योजना को लागू करना। और छठा नंबर है अनुवर्तन अथवा समीक्षा करना। अनुवर्तन अथवा समीक्षा करना। ये 6 चरण अधिकतर हर संस्था में नियोजन के लिए, प्लानिंग के लिए किए जाते हैं। पहला उद्देश्य का निर्धारण, क्या उद्देश्य है, लक्ष्य क्या है, उसको निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक विकल्प के लिए परिषद विकसित करना। ठीक ना, जितनी जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के लिए जो भी विकल्प हैं उसको निर्धारित करना। अगला वैकल्पिक विधियों का पता लगाना। अगर एक लक्ष्य को पूरा न होने पर जो विधि हम अपना रहे हैं अगर उससे कोई दिक्कत आए तो दूसरा विधि मेरे पास विकल्प होना चाहिए ताकि हम लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकें। अगला वैकल्पिक कार्य विधियों का मूल्यांकन करना। जो हमने वैकल्पिक कार्य अपनाया है या कार्य कर रहे हैं उसके बारे में मूल्यांकन करना कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला योजना को लागू करना। जो योजना बनाया गया उसके बाद उसको लागू करेंगे और अंत में अनुवर्तन या समीक्षा करेंगे कि हमारी योजना सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, इसकी समीक्षा करेंगे, देख रेख करेंगे। ठीक है, ये आपके क्या कहते हैं नियोजन प्रक्रिया के क्रमिक चरण हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए इसको।
अगला कह रहा है संगठन के प्रमुख तत्व क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 22। संगठन के प्रमुख तत्व क्या हैं। संगठन के प्रमुख तत्व क्या हैं। आंसर लिखेंगे। सबसे पहले संगठन क्या है। संगठन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से आशय किसी संस्था में संगठन से अभिप्राय संगठन से अभिप्राय व्यावसायिक संस्थाओं के इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में व्यक्तिगत प्रयासों को समन्वित एवं संयोजित करने से है। संयोजित करने से है। किसी संस्था में क्या करते हैं, व्यक्तियों के समूह को एक साथ मिलाकर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना या संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। परिभाषा लिख लेते हैं एक प्रोफेसर हैने के अनुसार। किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या
उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए विशिष्ट अंगों के मैत्रीपूर्ण समायोजन को संगठन कहते हैं। ये प्रोफेसर हैने की परिभाषा है। अब लिखते हैं संगठन के प्रमुख तत्व। संगठन के कौन कौन से तत्व हैं? पहला है साझा उद्देश्य। दूसरा है समूह। तीसरा है संगठन संरचना। चौथा है समन्वय। और पांचवा है अधिकार। और छठा है पदानुक्रम। पहला है साझा उद्देश्य। जो भी उद्देश्य है संगठन का लक्ष्य, वो सभी समूह के सदस्यों के पास साझा किया जाएगा। मतलब उनको सामूहिक रूप से बताया जाए कि अपना उद्देश्य क्या है। मतलब कोई चीज़ गोपनीय नहीं रखा जाएगा। उद्देश्य तभी जाके प्राप्त होगा जब समूह का हर व्यक्ति अपने उद्देश्य को जानता हो। अगला है समूह। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति हैं, मानव हैं, मनुष्य हैं, उनका एक समूह होगा, तब जाके वह संगठन कहलाएगा। अगला संगठन संरचना। संगठन संरचना के अंतर्गत ये है कि जो भी व्यवसाय है, जिस तरह का व्यवसाय है, उस हिसाब से ही संगठन संरचना होगी। छोटे स्तर का व्यापार है तो संगठन क्या होगा? छोटा होगा। बड़े स्तर का व्यवसाय है तो संगठन बड़ा होगा। मतलब जिस तरह का व्यवसाय उस तरह की संगठन संरचनाएं होंगी। अगला समन्वय। समूह के संगठन के जितने सदस्य होंगे सब आपस में मिलके काम करेंगे। कोशिश यही रहेगा कि वो आपस में मिलके काम करें ताकि लक्ष्य को पूरा किया जा सके। अगला अधिकार। प्रत्येक सदस्य को कुछ ना कुछ अधिकार दिए जाएंगे ताकि वो अपने अधिकारों का कर अपने दायित्व को पूरा कर सकें। अगला है परानुक्रम मतलब हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा होगा और एक दूसरे को सूचना को प्रेषित करने का काम करेगा। एक काम संगठन के अंतर्गत आता है। मतलब उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ और निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ क्रम से एक दूसरे को निर्देश दिए जाएंगे और निर्देश का पालन किया जाएगा और साथ में जवाबदेही भी उसी तरह से नीचे से ऊपर की तरफ आएगी। ये पदानुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विकेंद्रीकरण के लक्षण बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, विकेंद्रीकरण के लक्षण बताइए। लक्षण बताइए। चलिए आंसर लिखते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण डिस्क्रिमिनेशन से आशय। विकेंद्रीकरण क्या होता है? किसी भी संस्था में जितने सदस्य हैं समूह के, सबको कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए होते हैं ताकि वे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। इस क्रिया को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण क्या होता है? जब किसी संस्था का जो भी शक्ति है, मतलब एक व्यक्ति के हाथों में निहित हो, मतलब वह व्यक्ति ही सर्वस्व है, वही सारे निर्णय लेगा, तो वह विकेंद्रीकरण कहलाता है। आइए हम विकेंद्रीकरण को लिखते हैं। विकेंद्रीकरण क्या है? पहले तब उसका उद्देश्य लक्षण लिखेंगे। किसी व्यावसायिक संस्था में, किसी व्यावसायिक संस्था में उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधीनस्थ मतलब जो उसके नीचे के अधिकारी है, अधीनस्थ को अधिक मात्रा में अधिकारों का हस्तांतरण विकेंद्रीकरण कहलाता है। विकेंद्रीकरण कहलाता है। परिभाषा लिख लेते हैं प्रोफेसर हेनरी फ्योल के अनुसार। प्रोफेसर हेनरी फ्योल के अनुसार परिभाषा लिखें। हेनरी फ्योल की परिभाषा कहता है अधीनस्थों की भूमिका के अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाने के लिए जो भी किया जाए वह सभी विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आता है।
विकेंद्री विकेंद्रीकरण विकेंद्रीकरण के अंतर्गत विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आता है। अब विकेंद्रीकरण के लक्षण या विशेषता। विकेंद्रीकरण के लक्षण या विशेषता। क्या है? पहली विशेषता है भारार्पण विकेंद्रीकरण का प्रथम चरण है। भारार्पण विकेंद्रीकरण का प्रथम चरण है। भारार्पण या अधिकार अंतरण जिसको कहते हैं, मतलब हर अधिकारी अपने अधीनस्थ अपने नीचे के अधिकारी को अपने अधिकार का हस्तांतरण कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, उसे हम भारार्पण या अधिकार हस्तांतरण कहते हैं, ठीक ना। तो विकेंद्रीकरण में यह प्रथम चरण है कि भारार्पण होगा, मतलब अधिकारों का हस्तांतरण होगा। दूसरा है यह संगठन में ऊपर से नीचे। दूसरा है यह संगठन में ऊपर से नीचे तक अर्थात संपूर्ण संगठन में लागू होने वाली प्रक्रिया है। अर्थात संपूर्ण संगठन में लागू होने वाली प्रक्रिया है। मतलब पूरी संगठन व्यवस्था में ही आपका विकेंद्रीकरण लागू होगा। अगला है इसमें उत्तरदायित्वों के अनुपात में उत्तरदायित्वों के अनुपात में अधिकारों का हस्तांतरण किया जाता है। अधिकारों का हस्तांतरण किया जाता है। मतलब उत्तरदायित्व जो भी होंगे उनके अनुपात, मतलब एक रेशियो के आधार बनाकर अधिकारों को प्रत्येक व्यक्ति तक हस्तांतरित किया जाएगा। चौथा है विकेंद्रीकरण अधीनस्थों की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाता है। विकेंद्रीकरण अधीनस्थों की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाता है। मतलब जितने अधीनस्थ होंगे, जितने कर्मचारी होंगे, उन सबके काम करने के लिए अधिकार दिए जाएंगे उनकी योग्यता के अनुसार, तो सबकी भूमिका बनेगी संस्था में। अगला है निर्णय प्रक्रिया में अधीनस्थों को। पांचवा है निर्णय प्रक्रिया में अधीनस्थों को
भी भागीदारी भागीदारी मिलती है मतलब जब सभी को अधिकार दिए जाएंगे तो जब भी अधिक कोई निर्णय लिया जाएगा तो उसमें सभी अधीनस्थों को भी भागीदारी मिलेगी, भूमिका के रूप में उनसे निर्णय के बारे में राय विमर्श किया जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 कार्यशील पूंजी क्या है? कार्यशील पूंजी क्या है? आंसर कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल से आसेट। साधारण भाषा में कहें, किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए प्रतिदिन के जो दैनिक खर्चे हैं उन खर्चों को पूरा करने के लिए जो पूंजी प्रयोग में लाई जाती है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और एक लाइन में अगर लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं क्या चालू दायित्वों के ऊपर, ठीक ना, चालू दायित्वों के ऊपर चालू संपत्ति का आधिक्य जो होता है वो कार्यशील पूंजी कहलाता है, ठीक ना। तो इसको आइए हम लिख लेते हैं। किसी व्यवसायिक संगठन में किसी व्यवसायिक संगठन में दैनिक खर्चों के लिए जिस पूंजी का प्रयोग किया जाता है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। एक परिभाषा लिख लेते हैं। गरस्टनबर्ग के अनुसार सामान्यतः कार्यशील पूंजी का आशय कार्यशील
पूंजी का आशय चालू दायित्व के ऊपर चालू संपत्ति के आधिक्य से है। चालू संपत्ति के आधिक्य से है अर्थात सरप्लस, ठीक ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं वर्किंग कैपिटल इक्वल करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज अर्थात कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। इसको देख लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चलिए, नियंत्रण प्रक्रिया के अगला क्वेश्चन कह रहा है, नियंत्रण प्रक्रिया में शामिल किन्हीं 2 चरणों की व्याख्या कीजिए। नियंत्रण प्रक्रिया में शामिल 25 नंबर क्वेश्चन। नियंत्रण प्रक्रिया में शामिल किन्हीं 2 चरणों की व्याख्या कीजिए। किन्हीं 2 चरणों की व्याख्या कि ये 2 चरण पूछ रहा है। यहाँ 5 चरण होते हैं, 5 चरणों को लिख दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। उसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? नियंत्रण प्रक्रिया के चरण। आंसर नियंत्रण प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पहला है प्रमापों का निर्धारण करना। प्रमापों का निर्धारण करना। दूसरा है प्रगति का मूल्यांकन करना। प्रगति का मूल्यांकन करना। तीसरा है प्रगति के प्रमापों की तुलना करना। प्रगति के प्रमापों की तुलना करना। चौथा है
विचलनों का विश्लेषण करना। विचलनों का विश्लेषण करना। और पांचवा है सुधारात्मक कार्रवाई करना। सुधारात्मक कार्रवाई करना। ये 5 चरण होते हैं नियंत्रण के। सबसे पहला चरण क्या है? प्रमापों का निर्धारण करना। क्या प्रमाप हैं वह सरल हैं, स्पष्ट हैं या सही हैं कि नहीं है नियंत्रण, इस चीज़ को पहले ध्यान में रखा जाता है। पहला चरण है नियंत्रण का। अगला प्रगति का मूल्यांकन करना, कि मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं वह प्रगति पर है, आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इस बात का हम मूल्यांकन करेंगे। अगला है प्रगति के प्रमापों की तुलना करना। अब प्रगति मेरा किस तरह का हो रहा है, और प्रगति अच्छे तरह से हो रहा है या प्रगति धीरे तरह हो रही है, प्रगति की क्या स्थिति है, इसके हम तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना करते हैं। अगला है विचलनों का विश्लेषण करना। जो भी विचलन है, जो भी कमियां हैं या जो भी ऐसी बातें हैं जो हमारे लक्ष्य को निर्धारित करने में बाधक बन रही हैं, उनका विश्लेषण करना किया जाता है। और उसके बाद होता है अंतिम में सुधारात्मक कार्रवाई। अंत में जो कमियां होती हैं उसे सुधार कर लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए पुनः नियंत्रण किया जाता है, काम करने के लिए आगे बढ़ा जाता है। ये आपका नियंत्रण प्रक्रिया में शामिल होने वाले चरण हैं। ये 5 चरण है, इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य प्राप्त करने के विभिन्न तरीके क्या हैं? विभिन्न तरीके क्या हैं? आंसर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उठाए गए
कदम सरकार की तरफ से कौन कौन से कदम उठाए गए हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय शिकायत निवारण कमीशन की स्थापना। त्रिस्तरीय शिकायत निवारण कमीशन मतलब एक 3 स्तर के शिकायत कमीशन की स्थापना की गई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पे कार्य करते हैं। पहला इसके अंतर्गत है, पहला है जिला उपभोक्ता मतभेद उपचार कमीशन। मतभेद उपचार कमीशन यह जिला स्तर पे हर जिले में होगा, जो उपभोक्ताओं की बातों को सुनेगा, उनका निवारण करने की कोशिश करेगा। बी है राज्य उपभोक्ता मतभेद उपचार कमीशन। राज्य उपभोक्ता मतभेद उपचार कमीशन ये राज्य स्तर में, प्रत्येक राज्य में होगा, ठीक ना, जो राज्य स्तर पे उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनेगा और उसको दूर करने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा। अगला है आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता मतभेद उपचार कमीशन। राष्ट्रीय उपभोक्ता मतभेद उपचार कमीशन मतलब देश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पे एक कमीशन काम करेगा, उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनेगा, उसको प्रयास करेगा दूर करने का। दूसरा जो प्रयास किए गए वह है उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता। उपभोक्ता शिक्षा एवं जागरूकता उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए कदम उठाए गए सरकार की तरफ। जैसे जागो ग्राहक जागो सीरियल क्या कहते हैं, प्रचार बहुत आया, ये आता भी है, ठीक ना। उपभोक्ता जागरूकता अधिनियम, ये जागरूकता मतलब उपभोक्ताओं को जगाने के लिए प्रयास किया गया, उन्हें शिक्षित किया गया, उनको अधिकारों के बारे में बताया गया। अगला है तीसरा विशिष्ट अधिकार प्रदान करना। विशिष्ट अधिकार प्रदान करना उपभोक्ताओं को विशेष अधिकार दिए गए कि वो अपने अधिकारों की मांग कर सकें, ठीक है। अगर जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें कि अगर कोई कमियां आती हैं, उनके उपभोक्ता क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार उपभोक्ताओं को दिया गया है। अगला है अपनी शिकायत की, जो भी कोई शिकायत है कम, उसको क्या करते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे देकर उसके निवारण के लिए क्या उसको निवारण करने का कराने और उसको अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने संबंधित अधिकार आपको विशिष्ट अधिकार के अंतर्गत दिए गए। उपभोक्ता को ऐसे बहुत से अधिकार हैं। अगला है तीसरा, हो गया चौथा। ये चौथा है मेरा ई कॉमर्स
ई कॉमर्स और भ्रामक विज्ञापनों पर नियंत्रण। भ्रामक विज्ञापनों पर नियंत्रण मतलब कोई ऐसा विज्ञापन नहीं किया जाएगा ई कॉमर्स के माध्यम ऑनलाइन जिससे ग्राहक भ्रमित हो। इसको नियंत्रित करने का काम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में किया गया है। 5वां है उत्पाद दायित्व। अगर किसी भी उत्पादन से उपभोक्ता को क्षति पहुंचती है तो उत्पादनकर्ता या विक्रेता को हर्जाना देने का दायित्व सौंपा गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में। अगला है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। केंद्रीय स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण कमीशन की स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता की शिकायतों को सुनेगा, उसको निवारण करेगा और दिशा निर्देश जारी करेगा कि कैसे उपभोक्ता के हित को ध्यान में रखते हुए विक्रेता या क्या कहते हैं उत्पादक अपने वस्तुओं को बनाएंगे और बेचेंगे। एक काम ये क्या कहते हैं एक 6 आपके तरीके हैं जिसके माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता किस अधिनियम को संरक्षण करने का प्रावधान किया गया है और किया जाता है। अगले वीडियो में अगले टॉपिक से आप मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।